रखने में भी हमारा हार्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारा वज़न को कंट्रोल करना, बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ये सब कुछ तो थायरोक्सिन हार्मोन करता है, मेटाबॉलिज़्म को प्रभावित करता है ये। अगर ये ज़्यादा उत्पादन हो रहा है इसका, तो इसका मतलब आप अंडरवेट हो जाएँगे, कम हो गए तो आप जो है वेट बढ़ने लग जाएगा। तो इस चीज़ को बैलेंस करने का काम भी हमारा जो है ना हार्ट के माध्यम से करता है। ग्रोथ हार्मोन बनते हैं, ग्रोथ हार्मोन जो हमारे शरीर की ग्रोथ करने में क्या करते हैं, मसल्स बनाते हैं, हड्डियों का विकास करते हैं। तो ये सारा क्या होता है खून के जो हमारा दिल जो है ना, खून जो हमारा ब्लड जो होता है उसको पंप करने के हाथ में अलग-अलग जगह पहुँचाते हैं जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है, उसको वहाँ पहुँचाने का काम करता है हार्ट। तो यानी कि हार्मोन्स को परिवहन करने का काम भी अगर करता है मनुष्य देवी, तो हार्ट करने का काम करता है। हमारी जो इम्यूनिटी सेल्स होती हैं, इम्यूनिटी सेल्स कौन-सी होती हैं? डब्ल्यूबीसी है ना, जो हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, अब ये हमारा पूरा इम्यूनिटी सिस्टम होता है। अगर आप बीमार हो गए, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उस इन्फेक्शन से हमारी डब्ल्यूबीसी फाइट करती है और फाइट करते वक़्त उस दौरान क्या होता है कि उनकी आपकी बॉडी जो होती है ना, वो फाइट करते वक़्त आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कि मुझे फीवर आ गया अचानक से, है ना? और फिर अपन मेडिसिन लेते हैं। तो हालाँकि प्रक्रिया क्या हो रही होती है कि आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन से लड़ रही होती है, जिस वजह से क्या होता है, अब ये जो आरबीसी जो होती है, शरीर में कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो गया, कहीं भी घाव हो गया, तो क्या करता है हमारा हार्ट ब्लड के माध्यम से पंप करके इम्यूनिटी सेल्स को तुरंत उस जगह भेज देता है। अगर ब्लड पंप ही नहीं करेगा तो, है ना? भई ब्लड हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड परिवहन नहीं करेगा, ब्लड रुक जाएगा ना, जम जाएगा वहाँ का वहाँ। तो ये परिवहन जो कर पा रहा है, ये पूरा हार्ट की बदौलत कर पा रहा है। तो हार्ट का ही मेन रोल होता है सबसे ज़्यादा। अगर हार्ट में काम करना बंद कर दिया तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा ठप हो जाता है, ठीक है? यानी कि जिस तरीके से हमारी जो ट्रेनें हैं, ट्रेनें चलती किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें लाइट से चलती हैं, बिजली से चलती है, अगर जब बिजली ही बंद हो जाएगी, तो क्या ट्रेन पटरी पे दौड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं दौड़ पाएगी। सेम वैसे ही काम हमारा यहाँ। तो कहीं भी चोट लग गई, कुछ भी कर घाव हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो डब्ल्यूबीसी को पहुँचाने का काम करता है, तो वो हमारा हार्ट ही करता है। इसके अलावा इसकी जो हार्ट की जो संरचना होती है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं ना। अब दिल के जो होता है हमारे, इसमें चैम्बर और वाल्व बने होते हैं। जैसे कि हमारा जो घर बना होता है, रूम बने होते हैं, हॉल बने होते हैं, सबका अलग-अलग काम होता है ना। तो दिल के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। जो राइट वाला जो चैम्बर होता है उसको बोलते हैं एट्रिया। जो एट्रिया जो कक्ष होता है हमारा राइट साइड का जो ऊपर वाला, इसका काम क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो ब्लड बॉडी से वापस कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जो गंदा ब्लड होता है उसको इकट्ठा करने का काम करता है। और जो बायाँ जो होता है, बायाँ जो हमारा साइड का जो उसको एट्रियम बोलते हैं, वो ऊपर का जो होता है, ये क्या करता है फेफड़ों से और किडनी से जो शुद्ध ब्लड आता है, यानी फेफड़ों से तो ऑक्सीजन कैरी किया और किडनी से क्या किया अपन ने, जो फिल्टर होके जो शुद्ध ब्लड आता है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं, उसको एकत्रित करने का काम करता है। यानी कि जो हार्ट का जो ऊपरला वाला पार्ट है, ऊपरला जो चैम्बर है, दायाँ वाला तो क्या करता है अशुद्ध ब्लड को इकट्ठा करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से जो हार्ट से वापस आता है उसको इकट्ठा करने का काम करता है। और राइट वाला जो लेफ्ट वाला जो होता है वो शुद्ध ब्लड को, किडनी से जो शुद्ध ब्लड आता है उसको इकट्ठा कर लेता है और ऑक्सीजन को इकट्ठा करने का काम करता है। और जो दायां चैम्बर है हमारा, नीचे वाला जो होता है, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। ये क्या करता है फेफड़ों से और किडनी से जो शुद्ध ब्लड आया था उसको आगे सप्लाई करता है, पंपिंग करने का काम करता है कि आप इसको बॉडी के आगे पहुंच दो। और जो बायां वाला पार्ट जिसने इकट्ठा किया था, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है, वो क्या करता है उस शुद्ध ब्लड को पंप करने का काम करता है, इकट्ठा किया शुद्ध ब्लड को पंपिंग करने का काम। तो हर एक चैम्बर का अलग अलग काम होता है। यानी कि ऊपर का जो चैम्बर होता है हमारा, जो एट्रिकस बोलते हैं, वो खून को इकट्ठा करते हैं और नीचे वाला जो चैम्बर होता है वो खून को पंप करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस हमारा चलता रहता है अलग अलग। अब जो इसके वाल्व होते हैं ना, तो वाल्व क्या करते हैं, एक तरीके से दरवाजे की तरह होता है, ठीक है? तो जब पंपिंग किया हुआ ब्लड अगर अगर वो वाल्व नहीं होंगे तो सिकुड़ जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। जो बैक फ्लो होता है, यानी कि पंप करने के बाद में वो वापस जो हार्ट की तरफ दोबारा ब्लड नहीं आना चाहिए, तो वो बैक फ्लो बंद कर देता है। तो ये वाल्व जो होता है ना, वाल्व बंद हो गया तो ब्लड वापस हार्ट की तरफ नहीं आता, अदरवाइज तो वापस वो उसी दिशा में, यानी जिस दिशा में भेजा गया है उसको उसी दिशा की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो यानी बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। सबसे ज्यादा वाल्व का काम यही होता है। इसके अलावा विद्युतीय तरंगे होती है। अब अपन ईसीजी कराते हैं,
ईसीजी कराते हैं ना, तो उसमें हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक तरंगे जो हमारी बॉडी बनाती है, उन सिग्नल को कैच करती है कि इनकी विद्युतीय तरंगे जो हार्ट बीट हो रही है वो कैसे होती है। आपने देखा होगा कभी भी जाते हो हॉस्पिटल में, तो एक सामने मशीन चलती रहती है, उसमें ऊपर नीचे लाइनें कैसी चलती रहती है, तो हमारी जो मशीनें लगी होती है ना, वो हमारी विद्युत तरंगे को डिटेक्ट करने काम करती है। अगर वो लाइन सीधी हो गई तो आप ज़िंदगी से सीधे हो जाओगे, यानी कि टपक जाओगे, ऊपर चले जाओगे। तो ये हमारी हार्ट जो होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो विद्युतीय तरंगे प्रोड्यूस करती है, उनको डिटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है? अब काम कैसे करता है दिल हमारा, थोड़ा-सा डिटेल में इसको दोबारा से समझ लेते हैं। जो आपका हार्ट का जो दायाँ हिस्सा है, ये ऑक्सीजन कैरी करे और फेफड़ों से ऑक्सीजन कैरी करता है और आगे भेजने का काम करता है। फेफड़ों से जो ऑक्सीजन लेने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेता है, इसको वापस फेफड़ों को दे देता है। ऐसे ही किडनी से हमारा शुद्ध ब्लड लेता है और अशुद्ध ब्लड वापस किडनी को भेज देता है। ये फंक्शनिंग रेगुलर चलती रहती है। और हार्ट बीट जो होती है हमारी, अगर हम बात करते हैं, तो एवरेज इन हार्ट बीट हमारी 60 से लेके 90 बार प्रति मिनट के हिसाब से हमारा धड़कता है। और जो औसतन होता है, ये सबसे बेस्ट बोल सकते हैं 72 हमारा जो है ना पर मिनट के हिसाब से अगर हमारा हार्ट पे कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा हार्ट बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। और इससे ज्यादा अगर हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो इसका मतलब आप बीपी के पेशेंट होने लग जाओगे। और जो हमारे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, इनके अंदर जो होती है ना हार्ट बीट बहुत तेज चलती है, यानी कि 120 से लेकर 160 बार प्रति मिनट के हिसाब से, क्योंकि उनका दिल बहुत तेज धक 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 धड़कता रहता है। क्योंकि अभी उनकी बॉडी ग्रोथ मोमेंट में होती है और फेफड़े भी छोटे होते हैं उनके, तो कई कारण होते हैं। तो बच्चों में हार्ट बीट ज्यादा होती है और एडल्ट के अंदर कम होती है। अगर एवरेज आपका 60 से 90 है तो ये भी नॉर्मल है, अगर लेकिन उससे ज्यादा है तो फिर वे बीपी की प्रॉब्लम बनने लग जाएगी आपको। तो हमारे हार्ट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि ब्लड को पंप करने की क्षमताएं कितनी होती है, क्षमताएं होती है ना, इसको पता लगता है कि स्टेमिना कितनी है। तो एक धड़कन जो नहीं, एक हार्ट बीट होती है, तो उसमें 70 मिलीग्राम रक्त पंप कर देता है हमारा हार्ट। 1 मिनट में 5 लीटर पंप करने की क्षमता है। आप सोचो इतनी पावरफुल मशीन है हमारी बॉडी के अंदर। एक दिन में लगभग 6 से 7 हजार, 6 से और लेके 7,500 तक ब्लड को पंप कर सकता है। और पूरे जीवन काल में अगर बात करते हैं, अब जीवन काल की अगर बात करते हैं, तो करीबन 20 करोड़ यानी कि 200 मिलियन लीटर रक्त को पंप कर सकता है। इतनी क्षमताएं होती है हमारे हार्ट में। अब आप देखो, आपके हर किसी की बॉडी के अंदर, किसी में 5 किलो, किसी में 10 किलो, किसी में 20 किलो, कितना एक्स्ट्रा वेट लेके चल रहे हैं अपन। और उस एक्स्ट्रा वेट को सरवाइव करने के लिए हार्ट को कितना एक्स्ट्रा ब्लड को पंप करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर बढ़ा हुआ वेट हमारी बॉडी के अंदर है, तो डेफिनेटली हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम न्योता देने लग रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी एक्स्ट्रा काम करती है। इस वजह से हमारी बायोलॉजिकल बॉडी ज्यादा आती है, जिससे भी चेक कराते हैं। तो एक ऐसा ऑर्गन्स है, एक ऐसा पंप है हमारी बॉडी में, जो दिन रात बिना रुके, बिना रेस्ट करे, बिना छुट्टी करे रेगुलर काम करता रहता है। और जिससे हमारा शरीर जिंदा है और हमारा स्वस्थ, हमारे हर एक ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाते हैं। क्योंकि अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो आपके हर एक ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस कम बिक जाएगी, ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। ठीक है। अब क्या क्या काम करता है, ये खराब क्यों होता है, क्या कारण होता है हार्ट का, ये तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन समझी कि भाई हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो सारी बॉडी को जिंदा रख रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, हर किसी के पास न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, शरीर की गंदगी को बाहर निकाल के सारा काम, तो वो सब काम इसी के माध्यम से हो पा रहा है। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और ये ऐसी क्या हमारी बैड हैबिट्स होती है जिसकी वजह से ये प्रभावित होता है और आज की तारीख में हार्ट अटैक संबंधी समस्याएं आती है। तो सबसे पहले हमारा गलत खान पान। अब गलत खान पान से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि सबसे पहले एक इंसान, आप ये जानो कि आपके शरीर को क्या चाहिए था और आप क्या दे रहे हैं। हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन हमारे खाने के अंदर मौजूद होना चाहिए था, हम रोज बताते हैं, वो चीजें नहीं होती। हमें क्या करते हैं, हमें जो चीज स्वाद में अच्छी लगती है उसी को खाना पसंद करते हैं। उसमें क्या हो सकता है, तली बुली चीजें हो सकती है, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, पैकेज फूड आज की तारीख बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं स्नैक्स के रूप में, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, मिठाइयाँ, ये सारी सारी चीजें आज रोजमर्रा में आप देखोगे बिफोर कम्युनिटी, तो कहीं न कहीं आपके इर्द-गिर्द यही पार्ट होता है। किसी के घर पे जाते हैं तो चाय के साथ नमकीन बिस्कुट्स मिलते हैं, मिठाइस मिलती है। स्नैक्स में क्या खा रहे हैं हम? स्नैक्स में क्या लेंगे? चिप्स, कुरकुरे, इस तरीके की चीजें, है ना? तो यानी कि प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा था हमारे डाइट में। अब उस प्रोसेस्ड फूड में क्या था? नमक की मात्रा बहुत ज्यादा, चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा। आपकी रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है नमक खाने की? मात्र 5 ग्राम। उससे ज्यादा लगभग आप डेली का 20 से 25 ग्राम जो होता है नमक ले रहे हैं। अभी जितने भी बाहर के स्नैक्स होते हैं,
चिप्स, कुरकुरे वगैरह, इनमें थोक के दबा के नमक डाला जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए, आपको पता भी नहीं चलता। तो आप अपनी जरूरत से ज्यादा नमक जा रहे हैं, सोडियम बॉडी में जाएगा, तो सोडियम क्या करता है बॉडी में, अगर सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी तो सीधा संबंध हार्ट पर लोड पड़ेगा। सोडियम को बाहर रिलीज करने के लिए क्या करेगी, किडनी पे लोड पड़ेगा। और सोडियम अगर बॉडी में जमा हो गया लग गया तो मोटापा बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो सोडियम की मात्रा ज्यादा बॉडी में हमारी कार्डियो न्यूरो हेल्थ को प्रभावित करना होता है। और अगर ज्यादा घी खा रहे हैं, अब घी कौन सा ले रहे हैं, वो तेल कौन सा ले रहे हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है अनसेचुरेटेड फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6। अब आप उस फैट की रिक्वायरमेंट किससे पूरी कर रहे हैं, सैचुरेट फैट से। हम घी ज्यादा यूज कर रहे हैं, अब घी के अंदर सैचुरेट फैट होता है, यानी कि जो तेल बॉडी रूम टेम्परेचर में आके जमता है ना, वो आपके हार्ट का लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। इसमें कौन कौन से होते हैं, घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया। पाम ऑयल जो होता है आप डायरेक्ट तो नहीं खा रहे, लेकिन इनडायरेक्टली सरसों के तेल में या किसी तेल में मिलावट करके खाते हैं। अब मैंने कुछ लोगों को जिंजर फैट का टॉपिक दिया था, बोला था कि आप अपना तेल को चेक करें, किसी ने भी आप जिस जिस मील पे भरोसा कर रहे हो ना, उस मील वाले में भी बहुत बड़ा झोल होता है। ठीक है, मैंने मेरी आंखों से देखा है, और मुझे लगता है इंसान जो है ना कि स्वार्थी होता है, लालची होता है, पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो क्या करते हैं, पहले से ही जो मील में जहाँ पे तेल आके इकट्ठा होता है उसमें पहले से ही क्या करते हैं, वो पहले से ही ऐड ऑन कर देते हैं। आपके सामने रात को कर दिया लाके, पाम ऑयल मिला दिया। सपोज करो 100 लीटर उसमें ऑयल है, 100 लीटर में अगर 20 लीटर भी पाम ऑयल लगा दिया तो क्या तुम्हें पता चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको लग रहा है कि मील में से जाके तेल निकल के ला रहे हैं। तो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आप अपना तेल को इस्तेमाल कर जो घर यूज कर रहे हैं उसको चेक करें कि उसमें मिलावट तो नहीं है ना। तो इन चीजों की मात्रा हमारे खाने में ज्यादा जा रही है, तो अभी सारी चीज क्या करेगी, जाके आपका कोलेस्ट्रॉल का संतुलन को बिगाड़ देगी। ठीक है, और इन सब चीजों के अंदर क्या ज्यादा था, एक्स्ट्रा कैलोरी ज्यादा था। जब एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में जाएगी, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि आप स्मार्ट काम करते हैं, तो बॉडी क्या करती है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करती है, आपका फैट परसेंटेज बढ़ जाता है, आपका वैली फैट, टमी फैट बढ़ जाता है। जिनका भी वैली फैट बढ़ता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन हो गया तो हार्ट में क्या होगा, नसों में ब्लॉकेज पैदा होगी और हार्ट पर दबाव पड़ता है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनका मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, लेकिन वो जंक फूड, फास्ट फूड, उटपटांग सब चीज खाते हैं, तो बाहर फिजिकली जम तो नहीं रहा उनके, लेकिन आर्टरीज के अंदर वो उतना ही ब्लॉक कर रहा है जैसा एक सामान्य आदमी का। अब वो वजन क्यों नहीं बढ़ रहा उसका, मुनीष देवी, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो था, इसलिए उनका वजन नहीं बढ़ रहा। वो सारा कुछ खा लेते हैं, उनको लगता है यार ये खूब बढ़िया सब कुछ खाता है, लेकिन इसका वजन नहीं लगता, और हम कुछ भी खा लेते हैं हमारा वजन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म उससे बेटर है, इसलिए हमारी बॉडी रेस्पॉन्स करती है तो वो दिखाई देता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जहर जो है उसकी बॉडी में जा रहा है, उसकी बॉडी में उतना ही नुकसान करेगा जितना हमारी बॉडी में करेगा। और ये बताऊं आपको, अपन तो ओवरवेट हो गए, अपन को समझ में आता है कि भाई मोटापा आ गया तो यार इसकी वजह से दिक्कत है। वो लोग भ्रम में रहते हैं कि यार मैं तो फिट हूँ, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, मैं तो खूब खा रहा हूँ सारी चीजें, लेकिन दिक्कत उसको भी उतनी होती है ना। तो ये बेसिक कारण होता है हमारे बॉडी के अंदर कैलोरी का इंटेक ज्यादा है, कैलोरी का सोर्स टोटली अनबैलेंस है, इसमें नमक तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसको सीमित करने की जरूरत है। दूसरा होता है फिजिकल एक्टिविटी। अब आप खुद से देखो, बिफोर कम्युनिटी हम कितने लोग फिजिकल एक्टिव थे, बहुत कम लोग, यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा होती है, बैठे रहना, ऑफिस में जाना, घर में बैठे रहना, हुक्म चलाना, टीवी से, मोबाइल रिमोट से चल गई, मोबाइल से सारे काम हो गए, जोमेटो स्विगी को ऑर्डर कर दिया, आजकल तो राशन पानी भी घर बैठे लिखा दो जी आ जाओ, है ना। हर की सुविधा, कितनी ज्यादा सुविधाएं होगी, तो इंसान का जो है ना पैदल चलने का जो प्रोसेस था लगभग लगभग खत्म होता गया। पहले क्या था, ऑफिस जाते थे, साइकिल से पैदल चलते थे, खेतों में काम करते थे, हार्ड वर्क करते थे, खाते थे, उसको बर्न करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लंबा जीते थे। अब आज की तारीख में देखो, घर से बाहर जाओगे आप, है ना, नाई की दुकान पे भी जाओगे तो बाइक से, पर्सनल व्हीकल से जाओगे, कहीं भी जा रहे हो, राशन पानी क्यों करते हो, ऑर्डर कर लेते हैं, खाना ऑर्डर कर, जोमेटो स्विगी, सब्जियां ऑर्डर करनी, घर बैठे आ रहे, कुछ भी तो काम नहीं रहा, झाड़ू पोछा करने वाली लगा दी है, सब कुछ घर में सब रेडीमेड हो रहा है, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कहाँ है। अब आप खा तो रहे उस चीज को, लेकिन खाई गई कैलोरीज को आप खर्च नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या होता है, वेट बढ़ने लग जाता है। फिर जो कैलोरी हम ले रहे हैं ना, उसके अंदर पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा कमी है, यानी कि हमारा जो खाना है, न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खाना, पेट तो बढ़ रहा है लेकिन पोषण पूरा नहीं कर रहा, इधर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो वेट बढ़ने लग गया। और वेट बढ़ना का मतलब है कि सबसे ज्यादा आपके इतने हार्ट पे, किडनी पे, लिवर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि आपके ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस जो होती है ना वो कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, हर किसी की लाइफ में आज की तारीख में तनाव और नींद की कमी है।
बेफिजूल में टेंशन ले लेते हैं, पड़ोसी तो कार लिया है, ये लिया है। मतलब दुनिया के दुखी से हम दुखी हैं, है ना? तो उसकी वजह से टेंशन हमारे ज़्यादा रहता है, ईर्ष्या जलन से ज़्यादा रहती है और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो हमेशा कार्टिसोल हाई रहता है। अब कार्टिसोल हार्मोन अगर बॉडी में हाई रहेगा, तो डेफ़िनेटली आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में हो सकती है और वो जो कहते हैं ना कि कुछ अचानक ऐसी घटनाएँ सुनी तो सदमा लग गया उसको, है ना? क्योंकि अचानक कोई चीज़ें ऐसी हो जाती है, जैसे कहते हैं ना पैरों के नीचे धरती फट जाना, एक कहावत है। तो जो बात सुनी गई थी वो ऐसी बात थी कि दिल एक्सेप्ट करने को रेडी था, आदमी सदमे में चल जाता है, कार्टिसोल एकदम हाई हो जाता है और अटैक आके बंदा खत्म हो जाता है, ठीक है? तो कार्टिसोल का हाई रहना किसी भी सूरत में नहीं है, इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो हमेशा आपका बीपी हाई रहेगा, है ना? तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेशन करें, वॉक वगैरह करें, वर्कआउट फिजिकल एक्टिविटी करने से कार्टिसोल बैलेंस में रहता है। तो रेगुलर आप अपने शरीर को देंगे, नींद प्रॉपर पूरी नहीं होगी। अभी पता है हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसमें एक स्टडी आई थी कि आधे से ज़्यादा लोगों की नींद पूरी नहीं होती। इसका सबसे बड़ा मिरर कारण है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एडिक्ट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम मोबाइल में लगे तो पता भी नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है और नींद की जो सर्कल होती थी वो नहीं। अब गाँव में देखते हैं, गाँव के अंदर लोग 7-8 बजे 9 बजे तक तो रात सारे सो जाते हैं और शहरों का सोने का टाइम होता है 10:30 बजे के बाद का। तो नींद कब पूरी होगी? अब नींद पूरी नहीं होगी तो बॉडी रिकवरी नहीं करेगी, हील नहीं करेगी अपने आप को और उससे क्या होता है कार्टिसोल बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा, पेट साफ नहीं होगा। तो हर चीज़ें जो है ना आपकी चीज़ों पे जुड़ी होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो 4-5 पिलर है हमारे, उस पर रेगुलर हमें काम करना है। तो इसलिए क्या होता है अगर नींद पूरी नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट तेज होगी और यही दबाव हार्ट पे पड़ता है और यही कारण आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। इसके अलावा कुछ बैड हैबिट्स और है हमारी रामजी लाल जी, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना, है ना? और आज के युवाओं में बहुत ज्यादा फैशन हो चुका है ये स्मोकिंग करना। अब स्मोकिंग में आप देखोगे सिगरेट के डिब्बे पे उसमें कितनी इसको पीने से दर्दनाक मौत होती है। हर सारी चीजों पे जो है ना वार्निंग साइन लिखे रहते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं रुकते। तो स्मोकिंग हो गया, तम्बाकू हो गया, सिगरेट शराब जितनी भी पी रहे हैं ना, ये सारी की सारी हमारी नसों को ब्लॉकेज करती हैं, ठीक है? ब्लड फ्लो को कम करती हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब आप देख लेना कैंसर तो जब होगा तब होगा, लेकिन स्मोकिंग करने वालों का आगे चल के देखो बीपी, शुगर ज़रूर मिलता है उनका क्योंकि नसें ब्लॉकेज हो चुकी होती हैं। तो ये किसी भी बैड हैबिट्स हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, अगर लगी हुई है तो धीरे-धीरे करके उनको करो क्योंकि हम इतने पैसे वाले भी अगर होंगे पैसे वाले तो भी मार्केट में कोई ऑर्गन्स नहीं मिलते, है ना? फिर हम सब्र कर लेते हैं कि चलो यार इसका दिन आ गया पूरा, है ना? जाना तो था, लेकिन हमें किसी को भी नहीं पता हमारी एक्सपायरी डेट कितनी थी। लेकिन आप शरीर को सही पोषण देंगे जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी है, सही लाइफ़स्टाइल जिएँगे, तो मैं कहता हूँ कि इंसान की एज तो सिर्फ़ एक नंबर है, बाकी कुछ भी नहीं होता, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है, वो मोटापे की वजह से। हार्ट अटैक होना का मतलब है, अगर आप ओवरवेट हैं, तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि मोटापे का सीधा संबंध है हार्ट अटैक से। अब इसको समझते हैं थोड़ा-सा बीएमआई अनुपात में। अगर आपकी बीएमआई 25 से ज़्यादा है तो आपको ओवरवेट माना जाएगा। तो अपने बीएमआई जो होता है ना 18.5 से 23 के मिडल में रखनी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एशियन कंट्री को फॉलो करते हैं और पूरे वर्ल्ड के हिसाब से जो मानक है 18.5 से लेकर 25 के मिडल में है। ये भी ग्रीन जोन है, तो कोई 25 तक जो है ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? अब बीएमआई हमेशा जो होती है ना टोटल बॉडी वेट से काउंट होती है सुभाष जी। अगर आपकी बॉडी में फैट से 1.5 गुना ज्यादा मसल्स है, यानी कि आपका एक्स्ट्रा वेट है कौन सा वाला मसल्स का, और बीएमआई आपकी 30 32 35 पहुंच रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि बीएमआई कैलकुलेट होती है टोटल बॉडी वेट से। अब मसल्स का वेट अगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा बीएमआई हो कोई समस्या नहीं है, लेकिन फैट का वेट एक्स्ट्रा है तो प्रॉब्लम है। तो एक तो आइडल बीएमआई होगी हमारी 18.5 से 23 के मिडल में हमारी बीएमआई होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो आपका जो वैली फैट है विस्लर फैट है ये नॉर्मली 3 से 6 के मिडल होना चाहिए। अगर आपका वैली फैट कमर की साइज है ना मेल फीमेल की, अगर आप मेजर करते हैं उसमें एब्रोन की मशीन में, तो 11 से ज्यादा आ रहा है तो आपको रेड अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि इस 11 से ज्यादा आने का मतलब है कि हमारा लिवर फैटी, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी, आपके किडनी लिवर आसपास जो है ना फैट डिपॉजिट हो जाता है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस कम हो जाती है। यानी 1 यूनिट बीएमआई बढ़ने का मतलब है कि 9% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ना। तो बीएमआई को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अगर ये लगातार बढ़ रही है तो हमारे हार्ट पर दबाव पड़ता है, पेट में चर्बी जम जाती है तो हमारे हार्ट की परफॉर्मेंस जो होती है ना कम हो जाती है, इसको बोलते हैं विस्लर फैट। अब विस्लर फैट सभी बीमारी जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं
उन सभी बीमारी की रूट कोज कहते हैं इसको, है ना, यानी बीमारी की जड़ कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, जिंदगी भर और ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, दवाइयां लेते रहते हैं, लेकिन जो रूट कोज है उस पर कभी काम नहीं करते। रूट कोज आपकी थाली और बढ़ा हुआ वेट हर बीमारी की रिस्क बढ़ा देता है, ठीक है। तो विस्लर फैट जो मेल की बात करते हैं, कमर की साइज कितनी होनी चाहिए, अगर 90 सेंटीमीटर यानी 35 सेंटीमीटर है, और महिला के साथ जो कमर की साइज 80 सेंटीमीटर या 32 इंच से ज्यादा है, तो उनको मोटा माना जाता है। विस्लर फैट नॉर्मली 3 से 6 के मिडल होना चाहिए। आप 9-10 तक भी है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो पूरे जब अपना 9 तक अपना ये जो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से जो मानक है उसके अकॉर्डिंग आता है, और 3 से 6 जो मानक होता है शारदा जी, ये एशियन कंट्री के मानक के हिसाब से आता है। तो हमारा वैली फैट 3 से 6 के मिडल होना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इससे ज्यादा अगर हमारा बढ़ रहा है तो हमारे ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। टमी फैट क्यों बढ़ता है, जब आप रोज एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं और धीरे धीरे टोटल बॉडी फैट नुकसान नहीं करता, वो तो रिजर्व एनर्जी है जिसे हमें कोई यूज ही नहीं लेते। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी की फैट को स्टोर करने की अपनी एक क्षमताएं होती है, लीवर के पास अपनी क्षमताएं, फैट सेल मसल सेल्स के पास अपनी क्षमताएं होती है। तो धीरे धीरे आपका ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से कमर की साइज बढ़ने लग जाती है, और उस ऑर्गन्स जिसके ऊपर फैट डिपॉजिट हो गया उसकी परफॉर्मेंस को कम कर देता है। पैनक्रियाज के ऊपर जम गया तो इंसुलिन बनाना कम कर देंगे, हार्ट के ऊपर जम गया तो हार्ट की परफॉर्मेंस वीक होने लग जाएगी। शारदा जी देख रहे हैं मेरा तो बहुत ज्यादा पेट है अभी तो कोई बात नहीं शारदा जी, हो जाएगा धीरे धीरे, है ना, ठीक है। तो विस्लर फैट जो होता है ना, यही सारी बीमारी का कारण होता है। अगर विस्लर फैट बढ़ने लग गया तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, हार्मोन्स रिलीज करती है और इन्फ्लेमेशन बढ़ने लग जाता है ना। और ये इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल बड़ा मिलता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम मिलता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, नसों को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि अंदर चर्बी जमने लग जाती है। अगर ओवरवेट होते हैं तो ये रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है ना, आपके हार्ट से संबंधित समस्याओं की मतलब एक पहला टेस्ट है, उससे पता लग जाता है कि भविष्य में क्या कुछ चीज होगी। टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इससे पता लग जाता है। तो अगर नसों में ब्लॉकेज बनने लग गया तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा बढ़ने लगता है, यानी कार्डियो प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है। अगर विस्लर फैट आपके लीवर पे जमने लग गया तो लीवर प्रभावित होगा और डाइजेशन हेल्थ प्रभावित होगी। आपका फेफड़ों में जमने लग जाता है तो फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत होती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, स्लीप अपनी एक प्रॉब्लम हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, खर्राटे आने लग जाते हैं, ठीक है। और इन्फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि पूरी तरीके से हमारा बढ़ा हुआ वेट किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता, ये नुकसान ही करता है हमारी बॉडी आगे। तो इसको कम करना जरूरी है। अगर मोटापा ज्यादा है बॉडी में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब चलती फिरती बीमारी की दुकान है, शॉर्ट शब्द में कहूँ तो चलती फिरती बीमारी की दुकान है, ठीक है। 2-4-5 एफडी तो अपन को फिर भविष्य में बीमारी का इलाज करने के लिए हॉस्पिटलों का नाम करवानी पड़ेगी, वो पहले ही करवा के रख लो अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। हर एक चीज खाने से पहले जरूर सोचा करो कि ये चीज जो मैं खा रहा हूँ ये स्वाद तो मुझे दे रही है, लेकिन स्वाद तो जीभ तक ही तो आता है, जीभ पर रखने के बाद में तो नीचे कचरे काम करते हो, है। तो कोई बात नहीं, जीभ को स्वाद देकर वापस निकाल लिया करो, कोई बात नहीं, कभी कभी खा लिया होना, लेकिन देखो एक दिन कोई गंदी चीज खाने से आदमी बीमार नहीं होता, एक दिन हेल्दी खाने से कोई फिट भी नहीं होता। लेकिन महीने में 21 दिन हम दे रहे हैं आपको, 21 दिन ईमानदारी से फॉलो करो। 2 दिन चीट डे होते हैं तो घर पे बना के कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगे खा सकते हैं, लेकिन हेल्थ अपनी है, रेगुलर वे में अपन को उसको यूज करना है, ठीक है। अब आता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। अगर आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे तो टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, 200, ठीक है। इससे अब हो जा रहा है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम बढ़ती है। एलडीएल जो होता है हमारा वेट कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है हमारा 100 से कम होना चाहिए, और हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है एचडीएल जो होता है, अगर आप मेल हैं तो 40 के से प्लस होना चाहिए, अगर आप फीमेल है तो 50 से प्लस होना चाहिए, 40 से 60 के मिडल हमारा एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ये होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड लेवल जो होता है ये टीजी लेवल 150 से कम होना चाहिए। अगर 150 से ज्यादा हमारी बॉडी में बढ़ रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका खून गाढ़ा होने लगेगा, चर्बी बढ़ने लगेगी, ब्लॉकेज बनने लगेगा। अब हार्मोन असंतुलन होते हैं तो हमारे क्या होता है, फैट जमा होने लग जाता है, सूजन हो जाती है, स्ट्रेस जो स्टेरॉइड हार्मोन जो है बहुत हावी हो जाता है, और ये ब्लॉकेज बनने की वजह से यही जो है ना हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, पैरालिसिस का कारण बनता है। अब आज की तारीख बहुत ज्यादा ये समस्या देखने को मिलती है, पैरालिसिस केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं आज की तारीख। अब गर्मियां आ गई, अब ज्यादा दिक्कतें आएंगी। सर्दियों में हार्ट अटैक की ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा आती है, और वो भी मिडिल नाइट में ज्यादा आती है। और गर्मियों में क्या होता है, पैरालिसिस के केसेस की संभावना ज्यादा हो जाती है, जो है ना आपके ब्लॉकेज बढ़ जाती है। स्मोकिंग करने वाले
शुगर वाले, उन पेशेंट के साथ में ज्यादा दिक्कत होती है। इसके अलावा जो बीपी का और जो अपना डायबिटीज का जो संबंध है, ये भी सीधा संबंध हमारे कार्डियो हेल्थ से होता है। जब लंबे समय तक अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ब्लड प्रेशर कब हाई रहता है, जब हमारी नसें ब्लॉकेज रहती है, शुगर लेवल भी कंट्रोल में नहीं रहता, तो ये क्या करती है, आपके जो आर्टरी जो होती है ना, उनको डैमेज कर रही होती है, नसों को अंदर से डैमेज कर रही होती है। शुगर लेवल हाई का ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि दिल का दौरा पड़ना, स्ट्रोक आना, कार्डियो एंड न्यूरो प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है। तो शुगर जो होती है, आप रोज अपने खून में चाशनी घोलने लग रहे हो, ब्लड को गाढ़ा करने लग रहे हो, तो वो चीजें आपको ब्लॉकेज करती हैं और ये जिंदगी की लाइफ कम कर देती हैं। तो ये शुगर बीपी को तो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक बार आ गए बॉडी के अंदर, तो देखो शुगर आ गया तो आंखों की बीमारी देर सवेर आएगी, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी को दिमाग की तरह खोखला कर देगी, किडनी को संबंधित समस्याएं आएगी, ऑलरेडी हम कल बता ही चुके थे। तो किसी भी सूरत में शुगर बढ़ना अच्छी नहीं है, इसको कंट्रोल करने रखना है। कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं। अगर परिवार में आपके फादर को अगर हार्ट अटैक आया था, तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। अब उसका मतलब नहीं कि फादर की लाइफस्टाइल बिगड़ी थी, ठीक है, तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आप रिस्क उसको कम कर सकते हैं। तो कुछ डीएनए मतलब जेनेटिक कारण ही माना गया है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी अगर के आप कोई बीमारी का अगर आपकी बॉडी में पीढ़ी में रहा है, तो उसका ट्रांसफर होना भी नॉर्मल चीज है, लेकिन आप उसके रिस्क को कम कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल, अपनी फूड हैबिट को ठीक करके। एजिंग प्रोसेस के साथ में अगर हमारी एज बढ़ती है, उसके साथ साथ में हमारे मसल्स गिरने लग जाती है, ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक होने लग जाती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है वो कमजोर हो जाती है और उसके कारण भी हार्ट अटैक आता है। अब ये चीज तो एक नॉर्मल बात है, पहले बड़े बुजुर्ग पहले के जमाने में हम देखते थे, आज से 20-25 साल पहले हार्ट अटैक कोई मतलब बहुत रेयर आते थे। सेठ लोगों की बीमारी बोलते थे, जो बैठे रहते थे, काफी ज्यादा एज हो गई, मतलब 45-55 साल 50 साल के बाद में किसी को देखने को मिलते। आज की तारीख में कॉमन हो गई। और पहले के टाइम में देखो झटके आते थे, एक बार दे दिया छोड़ दिया, चल कोई बात नहीं, अलर्ट करते थे। आजकल अलर्ट नहीं करता, आजकल साइलेंट अटैक आता है, बंदा चलता चलता ही खत्म हो जाता है ना। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आज की तारीख में। और इसका पीछे का कारण है आपके हार्ट आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होना, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होना, जिसके कारण ये चीजें होती है। अब ये आज हमने मोटा मोटी हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम जो होती है वो कैसे क्या होती है, अब कल हम जानेंगे इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, फंक्शनिंग के बारे में समझा। और ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो बाकी का पार्ट हम कल पूरा करेंगे। अब जल्दी से अपना शेक रेडी करके रिजेक्ट करके आगे आते जाएं। तो बेसिकली हार्ट जो होता है, मोटा मोटी आज की एजुकेशन का सार यही है कि हार्ट जो होता है ना, एक ऐसा ऑर्गन्स है, जब बच्चा माँ के कोट में पेट में बंद होता है मुकेश जी, 2-2.5-3 महीने का, जब मेरे ख्याल से जब से हार्ट बीट आने लग जाती है, तब से लेके और हमारी आखिरी सांस तक रेगुलर काम करता है। सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है इसकी, और इसी ऑर्गन्स का काम होता है आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालना। अगर गंदगी शरीर में रहेगी तो इन्फ्लेमेशन फैलेगा, बहुत सारी बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है। आपके शरीर से ऑक्सीजन पहुंचाना, न्यूट्रिएंट पहुंचाना, ये सब कुछ इसी का काम करता है। अब हमारी जो बैड लाइफस्टाइल खान पान है, वो क्या करती है, जो परिवहन का साधन देखा है आपने, रोड हो गए, ट्रेन का पटरियां हो गई, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी खून की नलियां है ना, ये परिवहन का साधन है। मेन जो फंक्शनिंग है वो हमारा हार्ट करता है, और जो ऑक्सीजन कैरी करके पहुंचता है, अगर वो नशे में अंदर ब्लॉकेज बनने लग जाती है, तो क्या होता है, लोड पड़ता है और वो हार्ट की परफॉर्मेंस को वीक करता है। तो जब हर बार जब मोमोज खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, चीजें खा रहे हो, उसमें जरूर देखा करो कि इसमें ऐसा क्या है मेरी बॉडी को जो चाहिए। तो आप देखेंगे समझेंगे तो डेफिनेटली। लेकिन मैंने देखा है कि एजुकेशन लेने के बाद, अब आप जब भी शादी पार्टी में जाओगे ललिता जी, तो आपको सबसे पहले तो कैलोरी याद आएगी कि इसमें कितनी कैलोरीज है ना। पहले कुछ नहीं याद, पहले तो बस खाने से मतलब था, ऐसे होता था। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मैं तो मतलब जैसे कि जिंदगी में आखिरी बार खा रहे हो ना, दबा के खाते थे विदाउट टेंशन। लेकिन अब जो है ना, हर चीज की वैल्यू समझ में आ गई कि यार ये चीज क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं बहुत याद छोटा था जब, मुझे याद है, मैं बादाम को नहीं जानता था, बादाम का नाम सुनता था, बादाम खाने से ताकत आती है। अब बादाम देख के नहीं भाई, गरीब घर से, तो बादाम कैसी होती है। तो पता है मैं क्या सोचता था, जो हलवाई की दुकान पे जो कव होते हैं ना अपने कलाकंद, इसको बादाम समझता था। तो इसको खाते तो ये ताकत आती है। लेकिन उस समय भी देखता था कि इसको खाने के बाद में ना भारीपन सा होता था बॉडी के अंदर। मैंने कहा ये कैसी ताकत होती है। तो कहने का मतलब है कि मिठाइयाँ किसी भी सूरत में स्वाद जरूर देती है, हमें कार्ब्स को देती है, लेकिन वो चीज आप उसको खा तो रहे हो, लेकिन आप बर्न नहीं कर रहे हो। आप समोसा खा के भी फिट रह सकते हो, अगर आपको सही से कैलोरी मैनेजमेंट आता है तो।
आपको पता है समोसे में 250-300 कैलोरी है, आपने खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कैलोरी का सोर्स अनबैलेंस था, लेकिन आपने 250-300 कैलोरीज को बैलेंस कर लिया और कुछ चीज नहीं खाई, तो आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, और वेट मेंटेन रहेगा तो बीमारी कोई रिस्क नहीं है, जो खाई गई कैलोरीज को बर्न कर दो, ठीक है। लेकिन हम दिक्कत क्या करते हैं कि ये भी खा लिया फिर और भी खा लेते हैं, तब दिक्कत आती है। बाकी लोग शेक रेडी कर लीजिए। अब कल हम हार्ट से आज तो मोटा मोटी फंक्शन जानी कैसे प्रभावित होता है, कल इसको पूरा डिटेल में हम वो समझेंगे कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो कैसे इसको सपोर्ट करते हैं कि हार्ट को खराब होने से बचा सकते हैं। जस्ट एक सेकेंड। शिवचरण जी न्यूट्रिशन ले लीजिए अपना। मीरा जी तबीयत ठीक है आपकी? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अभी तो जिंदगी बहुत जंग जीतनी है अपन को, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करा करो। ममता जी से का आपका मुकाशी मैडम, नीलम जी आपके पास जो भी न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशन लेंगे। कब चला नीलम जी शेक नहीं पीते क्या आप? रामनिवास जी उपवास है? अरे फास्ट है रामनिवास जी, इतना फास्ट मत क्या करो, ठीक है। गीता ये कहती है कि कण कण में भगवान वास करता है, आपके अंदर ही भगवान है। अब आपके अंदर का भगवान को भूखा रखना तो पाप लगेगा ना। होम जी आप स्क्रीन पर आ जाइए, स्क्रीन पे नहीं है। वीवो का नाम से भैया स्क्रीन पर नहीं है। दुर्गा जी आप स्क्रीन पर नहीं है। और शिवचरण जी शेक ले आइए अपना। सरोज मैडम शेक लेके आओ। अलका जी स्क्रीन पर आ जाइए। मुनेश देवी जी आप भी शेक लेके आइए। अवधेश प्रिया जी, मुनेश देवी जी आपको जो झंझनाट सा टाइप में होता है